नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि ठाकुर। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ डीएवी चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों तक अपनी पहचान बनाई है और उन्होंने अपनी बात भी उन तक पहुंचाई है। शी इज अ ब्रिलियंट एंकर ऑन दूरदर्शन और एक लाजवाब वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी, जिन्होंने अपने करियर में बहुत से मुकाम हासिल किए हैं। प्लीज वेलकम आवर गेस्ट मिस प्रतिमा शर्मा। नमस्कार। सबसे पहले तो रुचि, मैं ये कहना चाहूँगी कि डीएवी सेंटनरी कॉलेज में आकर आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी टीचर्स के साथ और ख़ास तौर पर रचना जी के साथ, जो कि यहाँ की टीचर हैं और यहाँ की संयोजक भी हैं, कार्यक्रम को देख रही हैं। तो आज जैसा कि हिंदी दिवस भी है, बाल दिवस भी है और दूरदर्शन जो है वो अपने 65 साल अपनी यात्रा के सुनहरे रुपहले पर्दे के पूरे कर रहा है, उसके उपलक्ष्य में मुझे बोलने का जो मौका मिला और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रूबरू होकर बात करने का एक मौका मिला, ये अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा। तो वाकई में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के आई और हमें ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का मौका दिया है। हम आपसे आज कुछ सवाल पूछेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी आपकी जर्नी के बारे में पता चले। मैम, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी ऑनर्स की थी। आपको कब और कैसे लगा कि आपको मीडिया लाइन में आना चाहिए? देखिए, कई बार कुछ सपने जो होते हैं वो सोचे हुए नहीं होते हैं, अपने आप आंखों के सामने आते हैं और फिर हम उसके सपने देखने लगते हैं। मुझे पढ़ने लिखने का शौक था बचपन से ही और पढ़ने में भी अच्छी रही थी। एजुकेशन क्या थी? आपने कब और कैसे सोचा कि आपको मीडिया लाइन में आना चाहिए? देखिए, एजुकेशन तो नॉर्मली आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से, विवेकानंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। तो हिंदी में मेरी थोड़ी पकड़ अच्छी थी और हिंदी का एक ये भी रोल रहा मेरी ज़िंदगी में कि अच्छी होने की वजह से मुझे ये मंच मिल पाया, क्योंकि जब आपकी भाषा अच्छी होती है, आप अच्छा लिखने पढ़ने वाले होते हैं, तो आपको बहुत सारे स्कोप मिलते हैं, बहुत से रास्ते आपके लिए खुलते हैं। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का जो रास्ता खुला मेरे लिए, वो हिंदी ने ही खोला और आज हिंदी दिवस है। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मेरे हमेशा अंदर से बसी है। बहुत सारी कविताएँ मैं लिखा करती थी कॉलेज टाइम में, बहुत सारे लेख लिखा करती थी और 12वीं का जब मेरा रिजल्ट आया था तो सीबीएसई के जो वहाँ के जो लोग थे उनमें तीसरा नंबर मेरा था। मैंने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया था, तो स्कॉलरशिप मुझे मिली। तो फिर मैं मोटिवेट होती चली गई कि क्यों ना अपनी भाषा पर थोड़ा काम किया जाए। और फिर ये मंच ऐसे थे जो भाषाओं और कला, संस्कृति, हमारे संस्कारों को लेकर तमाम फूलों को गूंथता है, मोतियों को पिरोता है। तो उन्हीं मोतियों में से एक मुझे भी मौका मिला कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के उस माला में मुझे भी स्थान मिल गया। मैम, हम और हमारी ऑडियंस आपकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से संघर्ष रहते हैं, सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है। मेरी भी एक कहानी है कि बचपन से ही जो घर के काम होते थे वो तो हमारी माएँ हैं, जो पिता हैं, वो हमारे एक हिंदुस्तान की एक ऐसी अंदर से रहता है कि हाँ, लड़कियों को काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। तो काम करते करते, पढ़ाई करते करते मुझे गीतों को सुनने का बड़ा शौक था। जो पुराने जो रेट्रो सॉन्ग्स हुआ करते थे, रेडियो पर जो आते थे, वो मैं सुना करती थी। और दूरदर्शन पर जो हमारी न्यूज़ रीडर्स आती थी, मैं उनको बड़े ध्यान से सुना करती थी और मन ही मन ये सोचा करती कि काश कि मैं भी कभी ऐसे आ सकती हूँ, क्या मुझे भी ये मकाम हासिल हो सकता है क्या। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके सपने शानदार होने लगते हैं और आप उन सपनों के लिए एक रास्ता बनाने लगते हैं, तो वो कुछ कुछ आपको हासिल भी होने लगता है। और ऐसे ही हुआ कि मैंने दूरदर्शन में एक ऑडिशन दिया, छोटा सा रिटन टेस्ट दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और उस सिलेक्शन में 800 बच्चे थे। 800 बच्चों में जो 5 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से एक मैं थी।
लेकिन उस सिलेक्शन के बाद आपको डेमो भी करना पड़ता है। ट्रायल पर रखा जाता है 3 दिन और वो 3 प्रोग्राम आपको मिलते हैं। अगर वो 3 प्रोग्राम आप बहुत अच्छे से कर जाते हैं, ट्रायल में खरे उतर जाते हैं, तो आगे की जर्नी आपकी शुरू होती है। तो वो ट्रायल किया जो बहुत टफ था, उसके बाद आगे की जर्नी शुरू हुई। और जब ये रास्ता तय कर लिया और जर्नी शुरू हो गई, तो हर दिन एक संघर्ष का दिन होता था। आपको संघर्ष करना पड़ता था, रात रात भर आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी होती थी, दिमाग में मेमोराइज करनी होती थी। अगले दिन कैमरे के सामने जाकर बोलना पड़ता था, और अगर कोई फंबल हो जाता था, कुछ आप भूल जाते थे, तो प्रोड्यूसर की बड़ी डांट भी पड़ती थी। तो डांट ना पड़े इसके लिए आप होमवर्क बहुत अच्छा करें, तो आप डांट से भी बच जाएंगे और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। तो ये संघर्ष हर किसी एंकर के साथ होता है, हर किसी प्रेजेंटर के साथ होता है, हर किसी कंटेंट राइटर के साथ होता है। ये संघर्ष मेरा भी बड़ा कठिन था। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के थ्रू लोगों को कोई अपनी लाइफ का इंसिडेंट जो इंटरेस्टिंग हो वो बताएं। अच्छा, देखिए, जब मैं दूरदर्शन में आई तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए जो बड़े आपको अंदर से मतलब हैरान कर देते हैं कि अरे ऐसी घटना मेरे साथ हुई। बड़ी अच्छी सी बात है, आप लोगों को हंसी भी आएगी। मैं सीपीसी जो खेल गांव है जहां एशियाड गेम हुए थे, वहीं पर न्यूज़ चलती थी और एक कृषि दर्शन कार्यक्रम होता था, वो भी जाता था, वो आधे घंटे का होता था। तो उस समय क्या होता था कि जो फिल्मों के प्रमोशन होते थे, उसके प्रमोशन करने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस आया करते थे। तो उस दौरान गोविंदा जो हमारे हीरो हैं, आप सब जानते हैं, गोविंदा और ऋषि कपूर जी खेलगांव आए हुए थे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। और मैं उस दिन, मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर, तो मैं बाहर से आ रही थी और मेकअप रूम से ऋषि कपूर जी निकल रहे थे। मुझे नहीं मालूम था, मैं अपने धुन में थी और बस दौड़ती हुई जा रही थी, क्योंकि समय की बड़ी पाबंदी होती है इन संस्थाओं में कि आपको समय पर पहुंचना होता है। तो मैं इधर से जा रही थी और मेकअप रूम से ऋषि कपूर जी निकल रहे थे, तो मैं टकरा गई उनसे। तो मैंने उनसे कहा, अरे भाई जरा देख के चला करो, आपको दिखाई नहीं देता। अब बस इतना ही कहना था कि जो उनके साथ लोग थे, तो उन्होंने बाद में कहा कि मैडम आपको पता है वो कौन थे? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब मैंने तो देखा ही नहीं ऊपर ऐसे करके कौन थे, बस मैं टकरा गई उनसे। बोले मैडम वो ऋषि कपूर थे। अब ये सोचिए कि उस समय मेरी क्या हालत रही होगी। मैं भागी उनके पीछे कि एक बार मैं ऋषि कपूर जी को पास से देख लूं, और जबकि मैं टकराई थी उनसे। तो वो इंसिडेंट आज भी मुझे याद आता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और एक इंसिडेंट और है कि एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, एम्स के थे, डॉक्टर जुल्का जी, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो उनकी रिकॉर्डिंग थी उस दिन और लाइव प्रोग्राम जाना था। तो मैं उस दिन उसकी प्रेजेंटर थी, तो मुझे बुलाया गया कि प्रतिमा जी आप टाइम पर पहुंच जाइएगा, इतने 9:30 बजे से आपका इंटरव्यू है और लाइव प्रोग्राम है। फ़ोन इन प्रोग्राम था जिसमें हमारे कॉलर्स फ़ोन करते हैं और डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं डॉक्टर और उससे एंकर से। तो मुझे उस दिन थोड़ा सा देर हो गई, और देर भी क्या हो गई, कुछ 10 मिनट बचे थे तब मैं मेट्रो तक पहुंची थी। मेट्रो चलने लगी थी उस दौरान। तो मुझे लगा कि मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगी टाइम पर और टाइम निकल जाएगा। तो मैंने अपनी चप्पल दोनों अपने हाथ में पकड़ी और मेट्रो से दौड़ लगाई सीधी सीधी। और जब मैं सीधे स्टेशन पे पहुंची तो वहाँ पे जो गार्ड होते हैं उन्होंने मुझे रोका, मैं रुकी नहीं, मैं दौड़ती हुई चली गई और सीधा स्टूडियो, चप्पल बाहर फेंकी और अंदर गई। तो डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए थे, वो मेरा चेहरा देख रहे थे और प्रोड्यूसर भी, कि ये हाँफ रही है, कैसे कर पाएगी प्रोग्राम को। और मिनट कितने थे, 2 रह गए थे। जैसे होता है ना 1 2 3 4 ऐसे काउंट होती है वहाँ पर। तो 10 सेकंड का टाइम था और बस मैंने गई, अपनी डायरी खोली जल्दी से और बस सांस को रोक लिया। एक सांस में मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे साथ आज एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, हमारा विषय ये है। तो इससे पहले कि हम डॉक्टर से बातचीत शुरू कर दें, आइए अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए और आपसे मेरी गुजारिश होगी कि विषय से संबंधित ही आप सवाल पूछें, ऐसा ना हो कि आप विषय से भटक जाएं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। बस एक बार कार्यक्रम शुरू हुआ, थोड़ी सांस आ गई, लेकिन सबके चेहरे, सबकी आंखें मेरे चेहरे पर थी। उस दिन का वो जो इंसिडेंट है, मैं आज भी इसलिए याद रखती हूँ कि कहीं भी जाएं, कोई भी प्रोग्राम करें, कम से कम आधा घंटा आपको पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे लिए एक सबक भी था।
मैम एज अ बीजेएमसी स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और सारे बीजेएमसी स्टूडेंट्स को बताएं कि हमें अगर अपना करियर न्यूज़ एंकरिंग इंडस्ट्री में बनाना है तो हम कैसे बनाएं। देखिए, न्यूज़ एंकरिंग में बनाना हो या आपको कंटेंट राइटिंग में बनाना हो या संपादकीय लिखने हो या फिर आपको एक टेक्निकल वर्क में जाना हो, बहुत सारे यहाँ स्कोप होते हैं इन संस्थाओं में। आजकल प्राइवेट चैनल्स हैं, सरकारी चैनल्स हैं। अगर आप इसमें जाते हो तो सबसे पहले ये कहूँगी, जो आपका फोकस है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर ज़रूर ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। आपका जो विषय है उस पर पढ़ाई अच्छी करें, कंटेंट पर ख़ास तौर पर ध्यान रखें, प्रेजेंटेबल रहें, भाषाओं पर आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे ज़रूरी कि आपको पढ़ना लिखना बहुत अच्छा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बस थोड़ा सा बोलना ही सीख जाएं लेकिन लिखना ना आए, पढ़ना ना आए, तो फिर आपको दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, दूसरों के लिए कहना पड़ेगा कि हमारे लिए लिख दीजिए तो हम बोलेंगे। ऐसा नहीं होता। एक आर्टिस्ट को ऑलराउंडर होना पड़ता है, पूरा फुल पैकेज होता है एक आर्टिस्ट, जिसमें सारे गुण होते हैं। उसे लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, प्लस विषयों का ज्ञान होना चाहिए, और अपनी आंखें और कान दोनों खुली रखनी चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। मैम जैसे कि आपको सिंगिंग का शौक है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को 2 लाइन गा के सुनाएं। चलिए, आपकी ये भी बात पे पूरी कर देती हूँ। एक बहुत पुराना गाना है, मैं उसकी 2 लाइन गा देती हूँ। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए नगमे जाग उठे, सोनी सी अंगनाई में, दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। बहुत प्यारा गाया है मैम आपने, वाकई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी दूरदर्शन की जानी मानी एंकर मिस प्रतिमा शर्मा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, और रुचि तुम्हारा भी थैंक यू धन्यवाद।